फ्रेंड्स नमस्कार। हम आज की लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे। तो ये 3 चैप्टर्स को हम कंटिन्यू करेंगे। इसका पीडीएफ हमने आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो उसमें हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। सो आप टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मैंने अपने लिए पर्सनली बनाया था, तो हो सकता है डायरेक्ट बहुत शॉर्ट में ये नोट्स है, तो ये डायरेक्टली आपको समझना है। तो जो भी स्टूडेंट सीपीएफओ दे रहे हैं या यूपीएससी सिविल सर्विसेज या अदर स्टेट सर्विसेज, सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर देम। नाउ लेट अस स्टार्ट विद फंडामेंटल राइट्स। बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि राइट्स क्या होते हैं। डिफाइन करना जरूरी है ना कि राइट्स हैं क्या। तो यूपीएससी ने इस पे 2017 में क्वेश्चन भी पूछा कि राइट्स क्या होते हैं, यही क्वेश्चन। तो राइट्स वो होते हैं जो स्टेट के एक्सप्लॉइटेशन से आपको बचाते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि प्राइवेट के अगेंस्ट भी बहुत सारे राइट्स मिलते हैं, जैसे आर्टिकल 17 अगर आप देखेंगे, बट ओवरऑल एक समझने के लिए आप ऐसा समझेंगे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है कि आपको कुछ मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं जो स्टेट आपको एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो फिर बात यहां पे लिखी गई है कि फंडामेंटल राइट्स, इसका मतलब है कि कुछ अदर तरह के भी राइट्स होते होंगे। जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो एक व्यक्ति का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, मेंटल, सोशल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, ये सारे कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और इसके बगैर एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का निर्माण है वो अच्छे तरीके से नहीं हो सकता है। और जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो व्यक्ति इंजॉय करता है वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तो आप पूछेंगे कि फिर फंडामेंटल राइट्स और अदर राइट्स में क्या कोई अंतर है? जी हाँ, बहुत अंतर है। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का स्टेट वायलेशन करता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका नॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, अगर उसका वायलेशन होता है, जो आर्टिकल 12 और 35 के बाहर है, जिसमें फंडामेंटल राइट ये डील करता है, तो इसके बाहर का अगर आपका कोई राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आपको पहले लोअर कोर्ट जाना होगा, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यही कारण है कि फंडामेंटल राइट्स का इतना सिग्निफिकेंस बढ़ गया है। हम धीरे धीरे करके आर्टिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे पहले तो किस आर्टिकल में क्या दिया है यह आपके जुबान पे होना चाहिए। दूसरा, जो टर्म्स हैं, यूपीएससी आजकल पूछ रहा है कि लिबर्टी का मतलब क्या है, राइट्स का मतलब क्या है। I mean, 4 स्टेटमेंट देगा, उसमें पूछेगा कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट लिबर्टी को सिग्निफाई करता है इन अ मोस्ट अप्रोप्रिएट वे। समझ रहे हैं आप? तो ये समझना जरूरी है। कुछ केसेस हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे, फिर जो फंडामेंटल राइट्स का डीपीएसपी से कैसे लिंक है और फंडामेंटल ड्यूटीज से कैसे लिंक है, इन चीज़ों को हम समझते हैं एक एक करके। देखिए, इसको कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अधिकतर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के अगेंस्ट आपको मिले हुए हैं, लेकिन कुछ इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट है। जैसे आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी, आप किसी को मतलब किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि आप अनटचेबल हैं या आप पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, और उस आधार पे अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की फंडामेंटल राइट्स को आपने वायलेट किया है। और फंडामेंटल राइट्स का फीचर्स हम अभी पढ़ रहे हैं, तो कुछ जैसे एब्सोल्यूट नेचर का भी कुछ होता है, जैसे आर्टिकल 17, इसमें किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे आर्टिकल 19 में देखेंगे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कई तरह के एक्सेप्शन दिखेंगे, लेकिन 17 में कुछ भी नहीं दिखेगा। हम अगर शुरुआत से देखें तो आर्टिकल 12, इसमें सबसे पहले बताया गया है कि स्टेट होता क्या है, स्टेट की डेफिनेशन क्या है। कल या परसों इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था, तो उसमें स्टेट में जो आर्टिकल छपा था तो उसमें बताया कि स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव है वो आता है और आपका लेजिस्लेचर है ये आता है, लेकिन आपका जुडिशरी स्टेट का पार्ट नहीं होता है। राइट? तो स्टेट का वैसे डेफिनेशन बहुत है, लोकल बॉडीज भी इसमें आती हैं। तो बेसिकली आप जानिए कि आर्टिकल 12 में स्टेट क्या होगा, इस चीज़ को डिफाइन किया गया है, और वही चीज़ आर्टिकल 36 में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 13 में बताया गया है, आप इसे जुडिशियल रिव्यू के सेंस में समझ सकते हैं
कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो उसके लिए आपके पास क्या मेजर्स अवेलेबल हैं। यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि उस जो एक्ट होगा उसको नल एंड वाइड यानी कि दरकिनार कर देगा। आप ऐसे समझिए साधारण भाषा में, ठीक है। यहां से हम शुरू करते हैं। ये यहां से मेन आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन हो गई। और फंडामेंटल राइट्स आपको पता होने चाहिए कि सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं होते हैं। आर्टिकल 35 जब हम पढ़ेंगे तो उसके तहत लॉ बनाना पड़ता है, ठीक है। आर्टिकल 12-13 हमने देख लिया। आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में दो बातें हैं। पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। अब आप पूछेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो मतलब है वो है कि कानून के समक्ष हर व्यक्ति बराबर है। मतलब कि अगर हमारे पिताजी फार्मर हैं और आपके पिताजी अगर मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर हैं, तो कानून के समक्ष दोनों लोग बराबर होंगे। नाउ तो फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है कि अगर दो लोग सिमिलर सिचुएशन में प्लेस्ड हैं तो उनके साथ सिमिलर ट्रीटमेंट करना है। आप समझ रहे हैं? मतलब ये हुआ कि जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं से उभर करके आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ से। मतलब ये है कि अगर दो लोग मान लीजिए ए और बी हैं और दोनों सिमिलर सिचुएशन में नहीं है, मतलब कि दोनों की कंडीशन अलग अलग है, एक बहुत प्रिविलेज्ड पोजीशन पे है और एक प्रिविलेज्ड पे नहीं है, तो अगर उनको सेम ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर इनइक्वालिटी और बढ़ती जाएगी। और आपको पता है कि आर्टिकल 14 से 18 में हम इक्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट। तो अगर आप, यानी कहने का अर्थ यही है कि इक्वल्स कैनॉट बी, इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। यानी कि अगर कोई पीछे रह गया है तो उसको ज्यादा फायदा हमें पहुंचाना है। कुल मिला के बात यही है, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा है ऑल, मतलब कि आर्टिकल 14 सभी के लिए है, चाहे आप सिटीजन हैं या सिटीजन नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए है या जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं उनको भी है? तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 फंडामेंटल राइट है जो केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है। मतलब नागरिकों को तो सारी ही प्राप्त है, बट ये जो है वो अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आपको नहीं मिलेगा। आप समझ लीजिए, ठीक है। यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ जो ह्यूमन राइट्स है उसकी बहुत सारे बातें इसमें है। और यहाँ पे लिखा है कि सेकंड इज कोरोलरी ऑफ फर्स्ट, यानी कि हमने जो दोनों इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ बताया, तो पतंजलि शास्त्री ने कहा था कि जो दूसरा वाला है यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है वो कोरोलरी है इक्वालिटी बिफोर लॉ का। यहाँ पे पूरा पूरा मीनिंग बताया गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का नेगेटिव कॉनोटेशन है, इंग्लैंड से लिया गया है, और एवी डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ है वहाँ से इसको डिराइव किया है हमने। एक्सेप्शंस भी कुछ दिए हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, आर्टिकल 361 में। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ को हमने बता दिया, ये जैसे कि ये इंग्लैंड का है तो ये ब्रिटेन से। और एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, हमने इसको डील कर लिया। रिजर्वेशन को भी हमने बता दिया। ये क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट करता है, नॉट क्लासिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन। मतलब क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं अगर कोई लेजिस्लेशन के लिए, सारी वही सेम बातें हैं। नाउ आर्टिकल 15 हम लोग देखते हैं। देखिए आर्टिकल 15 में 5 क्लॉज हैं। इसमें यह बताता है कि किसी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म या जो समुदाय, मतलब कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। नाउ 15 के क्लॉज 1 में स्टेट को प्रोहिबिट किया गया है कि आप इस तरह का काम नहीं करेंगे। 15 के 2 में नागरिकों को कहा गया, जैसे आपने देखा होगा पहले इतना छुआछूत था कि किसी को किसी की टैंक से पानी नहीं भरने दिया जाता था, तो उसके लिए है। 15 का क्लॉज 3 में महिलाओं
और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं कि देखिए इक्वालिटी ठीक है, लेकिन ये समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है और इसके लिए सरकार चाहे, स्टेट चाहे तो कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। 4 में आपको पता है कि रिजर्वेशन की बातें कही गई हैं और इसमें सोशल, एजुकेशनल एंड एससी या एसटी रिजर्वेशन की बात कही गई है और इसमें यह भी बताया गया कि केवल कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। कई सारे लोगों को नहीं पता होगा कि जो हमारा रिजर्वेशन है ना वो क्लास है। अगर पूछा जाए क्या कास्ट के बेसिस पे है, नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे जो राजपूत हैं वो भी ओबीसी में हैं, कई सारी जगह ब्राह्मण्स भी ओबीसी में है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्वेशन, हाँ ये बात अलग है कि जो ओबीसी समुदाय है तो इसमें ये मेजॉरिटी में नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ कुछ इनका भी सब ग्रुप है जो पीछे रह गया है तो उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नाउ आर्टिकल 16 में क्या है ना कि जैसे उसमें क्या था कि ओवरऑल एक, अगर जैसे हम बात करेंगे ना, एक मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखिए ये है आर्टिकल 14, ये है आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 16 क्या होगा ना कि बहुत स्पेसिफिक हो जाता है कि एम्प्लॉयमेंट में या जो इनिशियल अपॉइंटमेंट की बात कही गई है तो उसमें आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपॉइंटमेंट के मामले में। ठीक है, और इसमें भी मतलब एक्सेप्शंस दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 16 का अगर आप 3 देखेंगे तो पार्लियामेंट, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, ये ध्यान रखेंगे कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो क्या कर सकता है कि रेजिडेंस का क्राइटेरिया बना सकता है कि जैसे कि मुल्क रूल बनाया गया था। इसमें फिर मंडल कमीशन के आप केस को पढ़ सकते हैं। बीपी मंडल कमीशन बनाई गई थी जिसने 27% ओबीसी के आरक्षण को रिकमेंड किया था। और आर्टिकल 17 आपको पता है अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए है, छुआछूत बहुत था उसको खत्म करने के लिए। और अगर ये पूछे कि क्या अनटचेबिलिटी डिफाइंड है संविधान में, तो जी नहीं, कहीं ना संविधान में डिफाइंड है और ना ही किसी एक्ट में डिफाइंड है। ठीक है, और 1955 में एक्ट बना था और फिर 1976 में बना और फिर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज वाला SC/ST एक्ट 1989 में आया था। आर्टिकल 18 का है कि किसी को कोई टाइटल नहीं देना है, मतलब कि पहले राय बहादुर, खान बहादुर इस तरह के टाइटल थे तो वो अब किसी को नहीं देना है। हाँ, मिलिट्री अगर के लोग हैं उनको, या फिर एकेडमिक टाइटल मतलब वो लोग ले सकते हैं। आप विदेशों में जाकर के कोई पुरस्कार भी ले सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर आर्टिकल 21। मुझे लगता है कि दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसको आपको समझना चाहिए। वैसे तो ग्रेडिंग करना ठीक नहीं है, बट अपने एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। मैंने बताया था कि आर्टिकल 19 केवल सिटीजन्स को मिलते हैं और ये एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट प्रोवाइड नहीं करता है। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ना वो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कही गई है। हालांकि ये बात अलग है कि उसमें बहुत सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। जैसे उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट खतरे में हो, किसी जो देश के साथ हमारा जो संबंध है वो बिगड़ जाए, या पब्लिक ऑर्डर भंग हो जाए, या नैतिकता के खिलाफ हो, या आप कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हो, या डिफेमेशन आपको पता ही है कि अभी जो राहुल गांधी जी को डिफेमेशन का ही केस लगा, क्रिमिनल डिफेमेशन का केस लगा है। अब ये डिबेटेबल मैटर है कि क्या इस पे डिफेमेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आप याद रखेंगे कि डिफेमेशन भी एक ग्राउंड है। इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, अच्छा ये फर्स्ट इस तरह लिखा हुआ है ना, मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत इसको लाया गया ये तीनों को। ठीक है, और ये 16th अमेंडमेंट के तहत लाया गया। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को खतरा ना पहुंचे, आप कुछ ऐसा बयान नहीं देंगे कि जिससे, जैसे मान लीजिए आप कहें कि खालिस्तान का डिमांड, तो ये क्या है, भारत की आप सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचा रहे हैं। तो अभी जैसे प्रो खालिस्तान का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अमृतपाल सिंह का भी आपने न्यूज़पेपर में बहुत सारा चीज़ देखा भी होगा और बहुत सारे न्यूज़ में आर्टिकल्स भी छपे हैं इस पर। 19(1) के बी में है कि कोई पीसफुली जो है वो असेंबल हो सकता है,
लेकिन वो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा नहीं पहुंचाएगा और पब्लिक ऑर्डर को खतरा नहीं पहुंचाएगा। और आपको पता है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेक्शन 144 सीआरपीसी का लगता है, अगर उसमें पांच या पांच से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं जब ये लगा दिया जाएगा। 19(1) के क्लॉज सी में है कि आप कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, मतलब इसके लिए आपको आज़ादी है, ठीक है, बट कोई भी कम्युनल कॉन्स्पिरेसी नहीं करेंगे और पब्लिक डिसऑर्डर को भंग नहीं करेंगे। ये सब जनरल बातें लिखी हुई हैं। आर्टिकल 19(1) के डी और ई ये इंपॉर्टेंट है। डी में है कि आप कहीं भी भारत में घूम सकते हैं, मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप तमिलनाडु घूमिए, आप नागालैंड घूमिए, इस तरह से है। और ई में है कि आप कहीं भी बस सकते हैं। पहले तो था कि जम्मू एंड कश्मीर में नहीं बस सकते, लेकिन अब आप जाके जम्मू कश्मीर में भी बस सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदिए। जी में है कि भाई आप जो बिजनेस करना चाहते हैं आप बिजनेस कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नारकोटिक्स का बिजनेस कर लेंगे, गांजा और भांग ये सब चीज़ों को जो चीज़ें प्रोहिबिटेड है वो चीज़ों को नहीं बेचेंगे। और कुछ एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशंस अगर स्टेट चाहे तो वो लगा सकता है किसी चीज़ के लिए। ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद आर्टिकल 20 हम देखते हैं। देखिए आर्टिकल 20 में ना 3 क्लॉज हैं। जो पहला क्लॉज है वो ये है कि अगर मतलब कोई आप रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ नहीं लाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मान लीजिए हमने आज क्राइम किया और उसकी सज़ा 5 साल की है अभी, ठीक है, तो आप आज से 5 साल बाद जाकर के 3 साल बाद जाकर के ये नहीं मतलब मान लीजिए कि ऐसा कोई कानून बना जिसमें कि उसी क्राइम के लिए सज़ा 20 वर्ष की हो गई, तो अब ये नहीं कि मुझे आप 20 वर्ष का सज़ा दे देंगे, मतलब पीछे जाकर के हमको पनिश आप नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शन है प्रिवेंटिव डिटेंशन और ट्रायल। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, मतलब कि कोई व्यक्ति क्राइम कर सकता है, उसकी सारी हिस्ट्री वगैरह को देखकर सस्पिशन के आधार पर नहीं, क्रेडिबल एविडेंस होनी चाहिए, तो उस आधार पे आपको जो है वो 3 महीने तक हिरासत में लिया जा सकता है। तो ये होता है। आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 में ये बात कही गई है कि मतलब जो डबल जियोपार्डी है वो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो टर्म है ना डबल जियोपार्डी, ये नहीं यूज हुआ है। अगर ये पूछा जाए कि क्या संविधान में ये शब्द डबल जियोपार्डी यूज हुआ है, तो नहीं, ये शब्द यूज नहीं हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग है उसमें। अब पूछेंगे डबल जियोपार्डी होता क्या है, मतलब ये कि आपने अगर कोई क्राइम किया तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब एक क्राइम किया तो आपको 2 बार सजा दी जाए, ठीक है, मतलब एक क्राइम तो आपको एक बार सजा मिल गई तो आप दोबारा सजा नहीं देंगे। और क्लॉज 3 में बेसिकली बात ये कही गई है कि आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप अपने खिलाफ ही गवाही दें, बट इसके एक्सेप्शंस हैं कि आपका सर्च किया जा सकता है, सीजर किया जा सकता है, मेडिकल कराया जाएगा, आपका थंब का इम्प्रेशन लिया जा सकता है, आपसे साइन कराया जा सकता है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कराई जा सकती हैं, उतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा। नाउ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं छोड़ भी दे रहा हूँ, ओके, वो आप चाहें तो इसमें से पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैंने प्रोवाइड ऑलरेडी कर दिया है। नाउ आर्टिकल 21, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कहूँ तो एग्जेजरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जितनी वर्डिक्ट्स दी होंगी ना, तो इस आर्टिकल को इनलार्ज करने में सबसे ज़्यादा मेहनत सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आपको याद होगा 2017 में पुट्टास्वामी का जजमेंट आया था, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को इसी फंडामेंटल राइट टू लाइफ में रखा गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया है कि देखिए राइट टू लाइफ, जीवन जीने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि हम एनिमल्स की तरह जीवन जिए, उसमें हमारा डिग्निटी इन्वॉल्व होता है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा। संविधान एक शब्द का यूज करता है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब स्टेट आपका जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं छीन सकता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अगर लॉ कोई अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश, अगर कोई प्रोसीजर लॉ इस्टेब्लिश करता है तो उसके तहत छीना जा सकता है। नाउ अगर ये 2 केसेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मेनका गांधी केस में AK गोपालन केस को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को ओवररूल कर दिया और इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को डिस्कवर किया। इसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे आप सब देख रहे हैं, टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस ऑफ ए रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को क्या सूट करता है, ये चीज़ भी इंडियन जुडिशरी यानी इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के संविधान की तरह अडॉप्ट कर लिया। यानी कि हम आगे बढ़ गए
प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से, कि अगर कोई चीज ऑन द फेस वैल्यू दिखाई देती है कि ये रीजनेबलनेस पे फिट नहीं बैठता है, ये गलत है, तो वो गलत है। ठीक है। और कई सारी चीज़ें थी जिसको कि इसमें इंक्लूड किया गया और इस आर्टिकल को इनलार्ज किया गया, जैसे मिनिमम वेज पे करना, राइट टू प्राइवेसी, बॉन्डेड लेबर को रिहेबिलिटेट करना, आप हैंड कफिंग किसी का नहीं करेंगे, पब्लिक हैंगिंग, अंडर ट्रायल्स को लेकर के, कि हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 का केस था, जिसमें कहा गया कि स्पीडी ट्रायल ये भी जो प्रिजनर का क्या है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ के अंतर्गत आएगा। प्रिजन में आप टॉर्चर नहीं करेंगे, डॉक्टर्स की क्या प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन होगी। और इसको कहा गया है कि दोनों पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 यानी डीपीएसपी, उसका ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी कहा गया है। और यही वो आर्टिकल है जो डिफरेंशिएट करता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट जैसा कि भारत को एक पुलिस स्टेट से अलग करता है। नाउ एक चीज आपने पढ़ा होगा कि राइट टू डाई विथ डिग्निटी, मतलब डिग्निटी के साथ मरने का अधिकार, यूथनेसिया का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो हमारे यहाँ पैसिव यूथनेसिया अलाउड है बट एक्टिव यूथनेसिया अलाउड नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई टर्मिनली इल पेशेंट है तो उसके साथ क्या किया जाए, तो उसी को लेकर के ये है। संथारा प्रैक्टिस है, ये जैन कम्युनिटी में होता है, मतलब तब तक वो फास्टिंग करते हैं जब तक कि उनका जो प्राण है वो शरीर का साथ नहीं छोड़ देता है। तो इसके दोनों आर्गुमेंट्स हैं जो मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है बट नॉट फ्रॉम द प्रीलिम्स। आर्टिकल 21 में एक केस आया था मोहिनी जैन का 1992 में, और उसमें यह भी कह दिया गया था कि प्रोफेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी होगी, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया और 86th अमेंडमेंट हुआ जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी पारित होता है। और इसके तहत 25% जो मतलब स्कूल्स की सीट्स होती हैं प्राइमरी में, तो वो रिजर्व कर दिया गया मतलब जो पुअर फैमिली के बच्चे हैं। और 86th अमेंडमेंट 2002 के तहत ही ये आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 51A का के, मतलब 11वां फंडामेंटल ड्यूटी, जिसमें ये कहा गया कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं। और आर्टिकल 45 जो डीपीएसपी का पार्ट है, उसकी लैंग्वेज को चेंज किया गया कि अब प्री प्राइमरी एजुकेशन पे यानी 6 साल के नीचे के बच्चों पे फोकस किया गया। नाउ आर्टिकल 22 में क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि मतलब आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इट डजंट प्रोवाइड एनी फंडामेंटल राइट अगेंस्ट अरेस्ट, बट ये प्रोवाइड करता है कि अगर आप अरेस्ट होते हैं तो आपको कुछ कुछ प्रोटेक्शंस मिले हैं, जैसे कि पुलिस को बताना पड़ेगा कि आपको किस आधार पे उसने अरेस्ट किया है, और सस्पिशन के आधार पे नहीं अरेस्ट करेगा। पुलिस को टाइम और ग्राउंड बताना पड़ेगा कि कितने बजे अरेस्ट हुआ और क्या ग्राउंड है, और आपको अपनी चॉइस के लॉयर से रिप्रेजेंट करने का अधिकार मिलेगा। और पुलिस को 24 घंटा के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने लाना पड़ेगा, और डिटेंशन पीरियड मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों का कुछ एक्सेप्शन है कि अगर आप कोर्ट के ऑर्डर के तहत अरेस्ट हुए हैं तो ये बात नहीं लगेगी, अगर आप सिविल क्लॉज के अंतर्गत अरेस्ट हुए हैं तो ये बात नहीं लगेगी। एलियन कौन होता है? एलियन का मतलब ये मत समझिए कि कोई मंगल ग्रह से आया है, नहीं, जो फॉरेनर्स है उनको हम एलियन कहते हैं, ठीक है, विदेशी। तो एलियन को अगर डिपोर्ट करना है, जैसे कोई रोहिंग्या है उसको डिपोर्ट करना है तो उसके लिए, और या फिर अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पे किसी को मतलब अरेस्ट किया जाता है, तो इन 4 आधार पे ये नहीं एप्लीकेबल होगा। और लेजिस्लेचर का ये काम है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन पे कानून बनाता है, और सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 से लेकर के 7 तक। और 3 महीने के बाद एडवाइजरी बोर्ड से रिपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है, और ग्राउंड बताना ज़रूरी है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो तो नहीं बताना होगा। और पार्लियामेंट में क्लॉज फॉर मैक्सिमम डिटेंशन कि कितना डिटेंशन रखा जाएगा। और अगर इतिहास की बात करें प्रिवेंटिव डिटेंशन का, तो 1950 में पीडी एक्ट 1950 बना था, फिर मीसा 1971 पे, इसी पे लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी बेटी का नाम रखा था मीसा, जो उनकी सबसे बड़ी बेटी हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके विरोध में उन्होंने नाम रखा था। फिर कोफे पोसा आया था 1974 में, फिर टाडा था टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट, और फिर पोटा 2002 में आया, लेकिन 2004 में इसको रिपील भी कर लिया गया था। तो फिर लेजिस्लेटिव पावर है, अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि डिफेंस,
फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इन मैटर्स पे बनाए, और स्टेट के पास अधिकार है कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक सप्लाई या फिर एसेंशियल सप्लाई इसके लिए। और इसको ना नेसेसरी इविल कहा गया है। नेसेसरी इविल क्यों कहा गया है? नेसेसरी मतलब जरूरी भी है, नहीं रहेगा तो समाज में बहुत तरह की परेशानियां आ जाएंगी, और इविल इसलिए है कि हमारे फ्रीडम के लिए ये ठीक तो नहीं है। ओके, आर्टिकल 23 में देखेंगे तो इसमें जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, या किसी से आप बेगारी करवाते हैं या फोर्स्ड लेबर करवाते हैं, तो इसको बैन किया गया है। मतलब क्या है? और फोर्स्ड लेबर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप फिजिकल लेबर, इसमें इकोनॉमिक लेबर, लीगल, फिजिकल, ये सारी चीज बहुत ही ब्रॉडर डेफिनेशन के साथ है, ठीक है। और ये सभी को यह अधिकार प्राप्त है। जैसे आप किसी से स्लेवरी नहीं करवाएंगे, और जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं उनके बच्चों को यह अधिकार दिया गया इसमें कि वो उनसे दूर रहेंगे। और 23 का क्लॉज 2 है, उसमें अगर मान लीजिए हमारे देश को अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको भी मतलब देश सेवा में जाना पड़ेगा, प्रोवाइड सर्विस विथ और विदाउट पे इन पब्लिक इंटरेस्ट। आपको हो सकता है उसके लिए पेमेंट मिले, हो सकता है पेमेंट उसके लिए ना मिले, लेकिन जब ये राज्य ऐसा करेगा तो वो किसी को रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के आधार पर भेदभाव करते हुए ऐसा नहीं करेगा कि हम इसी रिलीजन के लोगों को भेजेंगे, ठीक है। आर्टिकल 24 में इतना समझिए, इतना कि इसमें चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है। अगर 14 साल की कम उम्र का बच्चा है तो उसको आपको कहीं एम्प्लॉय नहीं करना है। फैक्ट्री, माइंस या हाजार्डस एम्प्लॉयमेंट्स में अगर 14 से 18 का है तो आप उसको हाजार्डस एम्प्लॉयमेंट्स या फैक्ट्री, माइंस या इसमें नहीं एम्प्लॉय करेंगे। और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, और एक फंड बनाया गया 1996 में। और आपको पता है 2016 में भी इसमें अमेंडमेंट किया गया, और पीसीआर एक्ट 2005 में बना, जिसमें कि सेंटर और स्टेट लेवल पे कमीशंस बनेंगे, चिल्ड्रन कोर्ट्स हैं। नाउ आर्टिकल 25 में क्या है? आर्टिकल 25 में है कि आप अपने, इसमें फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस दिया गया है, ठीक है। आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और प्रोपगेट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखेंगे कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ का ध्यान रखेंगे कि इन चीज़ों का वायलेशन नहीं हो, और स्टेट इसको रेगुलेट करता है। जब आप किसी का कन्वर्जन फोर्स, फ्रॉड या उसको लालच वगैरह दे करके ये नहीं कराएंगे कि तुम हिंदू से मुस्लिम बनो या मुस्लिम से हिंदू बनो, इस आधार पे आप नहीं करेंगे। और तांडव डांस को इसमें प्रोटेक्शन नहीं मिला, और काउ स्लाउटर, बकरीद पे हम गाय काटेंगे तो इसको भी इसमें प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है। कृपाण रखने को जो सिख हैं उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं है, बल्कि हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट इसमें शामिल है। नाउ आर्टिकल 26 इसमें है कि आप कोई जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है उसको इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, और उसको मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। और अगर स्टेट टेक ओवर करता है तो वो कर सकता है, लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट में ही करेगा, ठीक है। फिर वही लिमिटेशंस है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। रिलीजियस डिनोमिनेशन कहते किसे हैं? तो यह एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जिनका बिलीफ कॉमन होता है, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होता है, और एक डिस्टिंक्ट नेम होता है, जैसे कि रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्ग। इसमें ऑरबिंदो सोसाइटी को एक रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं माना गया है। और सेकुलरिज्म जो शब्द है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसको डिस्कस करना, कि एक बहुत, मान लीजिए जो आप कहते हैं कि कट्टर हिंदू या कट्टर मुस्लिम, तो वो भी व्यक्ति सेकुलर हो सकता है। और इसको प्रियम्बल में आपको पता ही है 42nd अमेंडमेंट के तहत एक्सप्लिसिटली जोड़ा गया। और आर्टिकल 356 से इसका इसलिए संबंध है कि अगर आप सेकुलरिज्म को नहीं मेंटेन करते हैं तो प्रेसिडेंट रूल भी इस पे लगा है, ठीक है। आर्टिकल 27 में है कि स्टेट जो है वो व्यक्तियों पे कोई टैक्स नहीं लगाएगा किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। चूंकि हमारा अपना कोई स्टेट का रिलीजन नहीं है, हम सेकुलर कंट्री हैं, हाँ, लेकिन फ़ी वगैरह लगाया जा सकता है। जैसे कि आप कोई धाम घूमने जाते हैं तो वहाँ पे फ़ी लग सकता है। आर्टिकल 28 में है ना कि अगर 4 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कही गई है,
समझने के लिए इतना समझिए कि अगर कोई प्योरली स्टेट रन इंस्टीट्यूशन है तो उसमें रिलीजियस एजुकेशन को नहीं दी जाएगी, मतलब किसी एक मतलब रिलीजन को प्रमोट कर रहा है स्टेट, तो ये आपकी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। कई लोग समझते हैं कि आर्टिकल 29 सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है, ये गलत है। आर्टिकल 29 में साफ साफ लिखा है कि एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, ठीक है। और तो वो अब इस मतलब उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कर सकते हैं। और 29 में है कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजन, रेस, कास्ट, वही लैंग्वेज, इसके आधार पे। और आर्टिकल 30 में है कि कई लोगों को लगता होगा कि माइनॉरिटी शब्द इसमें डिफाइंड है, बिल्कुल नहीं, माइनॉरिटी शब्द को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। और दो तरह के माइनॉरिटीज़ की बात की गई है, एक धार्मिक आधार पे और एक भाषा के आधार पे। और ये अगर चाहें तो अपनी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है माइनॉरिटीज़, तो वो अपने चॉइस का इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और अगर स्टेट इनकी प्रॉपर्टी को लेता है तो उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, आर्टिकल 44 में ये जोड़ा गया। और 30 के क्लॉज 2 में है कि एड देते समय स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि ये माइनॉरिटी है तो इसको हम कम पैसा देते हैं, ऐसा नहीं किया जाएगा। और माइनॉरिटी कैरेक्टर सेंट्रल और स्टेट लेवल पे डिफाइन होगा, 50% पॉपुलेशन होना चाहिए। स्टेट कुछ कंडीशंस लगा सकता है। और माइनॉरिटी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्पेशल प्रोविज़न देने का मतलब ये नहीं है कि उनको प्रिविलेज्ड पोजीशन दिया जाए, बल्कि मेजॉरिटी के साथ वो बराबरी का हक कर सके और जो जनरल लॉज हैं वो अप्लाई होगी। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब माल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगी। नाउ ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं टीएमए पाई। जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ना, जैसे आर्टिकल 31 है, तो आपने जब आर्टिकल 19 का हम एफ जो था, तो शुरू 1 का एफ, तो जो शुरू में प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी रखने का जो अधिकार था, इस पर बहुत डिस्प्यूट चला था पार्लियामेंट और जुडिशरी में। तो ये पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में इसको फंडामेंटल राइट से हटा करके और 300A में जोड़ दिया गया। तो ये फंडामेंटल राइट न रह करके अभी नॉर्मल क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और ये कैसे किया गया, 44th अमेंडमेंट के तहत, जब जनता पार्टी की सरकार थी 1978 में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछा जा सकता है वो ये है 31 का बी। क्यों? ये 9th शेड्यूल से डील करता है। पहले क्या था ना कि अगर कोई भी चीज़ 9th शेड्यूल में डाल दी गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये अधिकार नहीं होता था कि उसका जुडिशियल रिव्यू कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में यह बात कही कि देखिए, जब से केशवानंद भारती का जजमेंट आया यानी 1973, उसके बाद आप कुछ भी 9th शेड्यूल में रखेंगे वो जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं। 31C ये 25 जो अमेंडमेंट हुआ उसके तहत किया गया था। और बेसिकली 39B और C के प्रोविजंस को, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए कि अगर आर्टिकल 14 और 19 को ये वायलेट भी करता है तो कोई बात नहीं, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित था। और केशवानंद भारती में इसको क्रिपल कर दिया गया। लेकिन जो इंदिरा गांधी जी की सरकार आई तो 42nd अमेंडमेंट में उन्होंने और इसको बड़ा कर दिया और बोला कि 14 और 19 क्यों, सारे ही फंडामेंटल राइट से ऊपर होगा। बट अगेन मिनर्वा मिल जो केस हुआ 1980 का, उसमें कहा गया कि देखिए फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है, आप एक को दूसरे से ऊपर नहीं दिखा सकते हैं। और ये हमने अभी डिस्कस कर दिया। नाउ आर्टिकल 32 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात कही गई है। और बाबा साहेब ने कहा कि ये संविधान का हृदय और आत्मा है, सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूछे तो ये आर्टिकल 32 है। इसमें क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके क्लॉज 2 में कहा गया है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू का जो निकलता है ना, वो रिट से ही निकलता है। और इसको सस्पेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 359 इमरजेंसी वाला जो पार्ट है। लेकिन एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, जब ये लगेगा ना 359, तो उसमें 20 और 21 आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और ये भी 44th अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। आर्टिकल 32 खुद एक बेसिक फीचर यानी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है।
और इसके अलावा हम देखें तो प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है, तो ये भी आर्टिकल 32 में ही है। अच्छा, अगर आप आर्टिकल 32 में जाते हैं ना तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछेगा कि आप क्यों हाई कोर्ट पहले नहीं गए, या आपको ऐसा क्यों ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, मतलब वाई यू कंसिडर्ड इट फ्यूटाइल टू अप्रोच द हाई कोर्ट, ये आपको बताना पड़ेगा। और पार्लियामेंट ने एम्पावर किया है कि कोई भी कोर्ट अगर चाहे तो रीट इशू कर सकता है 139A के तहत आर्टिकल, लेकिन अभी तक इस पे कोई लॉ नहीं बनाया गया है। अगर हम रीट्स की बात करें तो 5 तरह के रीट्स हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं। हैवियस कॉर्पस, इसका मतलब है कि हैव द बॉडी, मतलब किसी भी इंडिविजुअल के लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है ये, आप कहीं भी चाहे घूम सकते हैं, और यह स्टेट और इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट में लगता है। इसमें कोई लोकस स्टैंडी अप्लाई नहीं होता है, मतलब ये है कि अगर आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का हनन हुआ है तो मैं जा करके भी आपके बिहाफ पे केस कर सकता हूँ, ठीक है। और कोर्ट मार्शल से भी रिलीफ मिलता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें, मुझे लगता है इतना डीप में तो नहीं जाएंगे कि किस आधार पे नहीं इशू होगा। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? मैंडेमस होता है कि कमांड देना, मतलब पब्लिक और क्वाजी पब्लिक जो लीगल ड्यूटी है उसमें कमांड देना कि देखो भाई तुम ये काम नहीं कर रहे हो और तुमको ये काम करना पड़ेगा। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि अपने से जो इंफीरियर कोर्ट है उनको ये इशू होता है कि ये काम तुम गलत कर रहे हो, ये तुम्हारे ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं है तो तुम ये मत करो, या तुम्हारे ज्यूरिस्डिक्शन से बियॉन्ड हो तो मत करो। और सर्टियोरारी बस ये भी सेम ग्राउंड पे है प्रोहिबिशन की तरह, बट ये है कि लेटर स्टेजेस में ये अप्लाई होता है। को वारंटो का मतलब होता है कि वेयर इज द वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट, और हैवियस कॉर्पस की तरह इसमें भी कोई लोकस स्टैंडी अप्लाई नहीं होता है, यानी कोई भी केस कर सकता है। कंडीशन ये है कि जिसके खिलाफ आप करेंगे तो वो ऑफिस पब्लिक होना चाहिए, ये नहीं कि प्राइवेट ऑफिस है, और किसी स्टैट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट किया होना चाहिए, और जैसे कि ट्रेजरर का पोस्ट नहीं आएगा इसमें, और सब्सटांटिव यानी इंडिपेंडेंट होना चाहिए वो पोस्ट, किसी के प्लेजर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। नाउ आर्टिकल 32 में है ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं होता कि आपका रिट जारी करे या ना करे, बट हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 में होता है डिस्क्रिशन कि हाँ मन करेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और रूटीन मैटर पे ये नहीं अप्लाई होता है, नहीं तो ऑलरेडी इतने केसेस पेंडिंग है भारत में, 47 मिलियन जो केसेस हैं वो भारत में पेंडिंग है। तो ये आर्टिकल 33 देखिए आप, इसमें बेसिकली कहा गया है कि जो फोर्सेस हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं तो उनकी फंडामेंटल राइट्स जो आप इंजॉय कर रहे हैं एज ए नॉर्मल सिटीजन, और उनकी फंडामेंटल राइट्स में अंतर होगा, मतलब उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाए जा सकते हैं। और केवल इसका मतलब नहीं, उनके हजाम अगर हैं, मान लीजिए बार्बर जो उनका अगर बाल काट रहे हैं तो उन पे भी ये चीज़ें अप्लाई होंगी। और ऑफिस आवर है अगर आपका तो आप प्रेयर करेंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, मतलब आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम प्रे करेंगे, क्योंकि नेशनल डिफेंस को एक सेकुलर ड्यूटी बताया गया है। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि रमज़ान है तो इलेक्शन को पोस्टपोन कर दो, और ये कुछ कुछ मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से आई हैं बातें, वो मैंने लिख दी हैं यहाँ पे। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ को डील करता है कि क्या इंडेमनीफाई होगा, और इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और हैवियस कॉर्पस का बेसिकली सस्पेंशन नहीं है इसमें। आर्टिकल 35 में है कि पार्लियामेंट जो है वो केवल कानून बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर इसमें कानून नहीं बनाएंगे, जैसे आर्टिकल 16(3) हमने बताया मुल्क रूल, आर्टिकल 17 जिसमें 1955, 76 और 89 में, फिर आर्टिकल 23 बिगाड़ संबंधित, फिर आर्टिकल 32, 33, 34। ना फंडामेंटल राइट्स अगर ड्यूरिंग इमरजेंसी देखें तो 358 कहता है कि आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। 359 प्रेसिडेंट के ऑर्डर से आता है, और 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होंगे, और प्रेसिडेंट ऑर्डर को यहाँ पे फाइनल नहीं बताया गया है। कुछ क्रिटिसिज्म जो हैं जो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बोलता है कि बहुत ज़्यादा लिमिटेशन लगाता है, कोई भी सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की बात नहीं करता है। जेनिंग्स कहता है कोई क्लैरिटी नहीं है इसमें, पैराडाइज ऑफ लॉयर्स है, और परमानेंट नहीं है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत चेंज किया जा सकता है, इमरजेंसी में सस्पेंड भी हो जाता है, और रेमेडी इसके काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन खुद एक एक्सेप्शन है, नेसेसरी इविल है, और कोई कॉन्सिस्टेंट फिलॉसफी ये प्रेजेंट नहीं करता। बट सिग्निफिकेंस भी है कि मटीरियल एंड मोरल प्रोटेक्शन देता है, लिबर्टी माइनॉरिटीज़ को राइट्स देता है, वीकर सेक्शंस को और सोशल जस्टिस को प्रोवाइड करता है।
और कुछ राइट्स आउटसाइड पार्ट 3 हैं, ये आर्टिकल्स हैं। और NCRWC ने क्या रिकमेंड किया, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारा है पार्ट 4, आर्टिकल है 36 से 51। 36 में हमने क्या बताया कि स्टेट की डेफिनेशन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ना बताया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो स्टेट है, वो एक वेलफेयर स्टेट है, ठीक है। और इसमें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जैसे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात फंडामेंटल राइट्स में की गई, तो इसमें सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात कही गई है। प्रियम्बल में भी आप देखेंगे तो इसकी बहुत झलक आपको दिखेगी। और एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात कही गई है। फ्रीडम स्ट्रगल में आपको इसमें की बहुत सारी बातें, इसके रूट्स मिलेंगे। इंस्ट्रक्शन टू स्टेट, इसको कहा गया अवाड़ी सेशन 1955 में कांग्रेस का हुआ था, तो उसमें सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ स्टेट, इसमें बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ऑल्टर लग रहा होगा कि नॉन वायलेंट सोशल रेवोल्यूशन, और इन्फोर्सिएबल नहीं है ये, आप इसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते कि मेरा जो DPSP है उसका हनन हुआ है फंडामेंटल राइट्स की तरह, वैसा नहीं कर सकते आप। और BR अम्बेडकर ने कहा था कि ये नोवेल फीचर्स हैं। ऑस्टिन ने कहा कि कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। 36 में हमने देखा स्टेट की डेफिनेशन है। 37 में कहा गया कि ठीक है इन्फोर्सिएबल नहीं है, ये बात 37 में कही जाती है, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि यद्यपि कि ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, फिर भी देश की गवर्नेंस में ये फंडामेंटल रोल प्ले करेगा। इसी से इसका सिग्निफिकेंस समझ में आता है। 38 को कहा गया है कि पूरे DPSP का ये कोर या की स्टोन है, और वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट यहीं से इमर्ज होता है, और ये बात करता है जस्टिस की सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड में। और 44th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 38 का क्लॉज 2 जोड़ा, जिसमें इनइक्वालिटी, डिफरेंट टाइप्स की इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करने की बात करता है। आर्टिकल 39 में जैसे अगर आप ए में देखेंगे तो इक्वल लाइवलीहुड की बात की जाती है। बी में ओनरशिप एंड कंट्रोल, जिसमें बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स की बात कही गई है। और सी में इकोनॉमिक सिस्टम आप ऐसा नहीं बनाएंगे जिससे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो। डी में है कि इक्वल पे आप प्रोवाइड करेंगे, जैसे BCCI ने अभी रिसेंट में आपने देखा होगा, किया भी है कि मेल और फीमेल जो क्रिकेट के प्लेयर्स होंगे तो उनको हम इक्वल देंगे। कोई ऐसा काम नहीं कराएंगे जो किसी की हेल्थ, स्ट्रेंथ, टेंडर एज या वोकेशंस ऐसा नहीं देंगे जो उसकी एज और स्ट्रेंथ को सूट नहीं करता हो। चाइल्डहुड और यूथ को प्रोटेक्ट करेंगे। 42nd अमेंडमेंट ने इंसर्ट किया, बहुत वैसे तो कई सारी इंसर्ट किया, उसमें 39A इंसर्ट किया, जिसमें फ्री लीगल एड और इक्वल जस्टिस की बात कही गई है। अब आपको लग रहा होगा कि आर्टिकल 40 कहाँ गया, तो आर्टिकल 40 में बेसिकली जो पंचायती राज सिस्टम है उसकी बात कही गई है कि आप ऑटोनोमस जो गवर्नमेंट है 3rd टायर पे वो, और 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की आप सारी बातें इसमें लिख देंगे। 41 में है कि राइट टू वर्क, एजुकेशन और कुछ मैटर्स में पब्लिक असिस्टेंस, जैसे कि अगर आप दिव्यांग हैं, डिजेबल्ड हैं तो उस कंडीशंस में। 42 जो है उसमें जो आपको मैटरनिटी लीव वाला कॉन्सेप्ट है, मैटरनिटी रिलीफ वाला, वो है कि 12 वीक से बढ़ा करके 26 वीक कर दिया गया 2017 में 1961 एक्ट को ये करके। 43 के ए जो कि 42nd अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, तो इसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन की बात कही गई है। 44 में आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जैसे अभी क्या है, मुस्लिम्स के लिए उनका अपना पर्सनल लॉ है, हिंदूज के लिए अपना है, क्रिश्चियन के लिए अपना अलग है। तो बेसिकली जेंडर को लेकर के कि जेंडर इनइक्वालिटी इसमें है अलग अलग, और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आंसर लिखेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करेंगे कि हाँ इसको होना चाहिए, बट सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेना चाहिए, स्पेशली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ताकि उनके अंदर कोई इस तरह का फियर ना हो कि हमारे साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है। आर्टिकल 45 में आपको पता है कि 86th अमेंडमेंट किया गया, तो इसमें अब 6 साल के नीचे के बच्चे अर्ली चाइल्डहुड केयर को जोड़ दिया गया। इसके बाद अगर आप 46 देखेंगे तो उसमें जो वीकर सेक्शन है उनकी प्रोटेक्शन की बात कही गई है, वीकर सेक्शन SC ST, ठीक है। 47 में जो पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन या इंटॉक्सिकेटिंग प्रोडक्ट्स उनकी बात कही गई है। चूंकि आपको कुछ कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग इसलिए दिख रही हैं क्योंकि मुझे जो चीज़ें आती थी या एकदम ही पढ़ा हुआ था तो उसको छोड़ दिया था, तो वही, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे 48A अगेन ये 42nd अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, और मैंने EN भी लिख दिया है कि ये इन्वायरमेंट से संबंधित है। देखिए नोट्स जब भी हम बनाते हैं ना तो अपने लिए ऐसा बनाया जाता है कि वो आपको कितना कम से कम समय में आप मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हैं।
49 अगर आप देखेंगे तो वही मॉन्यूमेंट्स वगैरह के प्रोटेक्शन से संबंधित है। 50 में है कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट किया गया है। और 51 में ये बेसिकली फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है कि पीस एंड सिक्योरिटी, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस, लॉ एंड ट्रीटी और आर्बिट्रेशन, जब आप फॉरेन डीलिंग्स करेंगे तो उसमें इनका ख्याल रखेंगे। नाउ 44 का कंट्रोवर्सी यूसीसी हमने बता दिया। क्लासिफिकेशन है कि 3 तरह का है। सोशलिस्ट, जिसमें ये आर्टिकल्स आते हैं, आप लिखेंगे 38(2), 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 का न्यूट्रिशन वाला, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ। और गांधीयन में है 40, 43B, 46, 47, जिसमें 47 का इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स और 48 का स्लॉटर ऑफ काउज एंड काफ्स। और लिबरल इंटेलेक्चुअल में ये है 44, 45, 48। 48 में जैसे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। और फिर 48A, 49, 50 और 51। नाउ डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के रिलेशंस को अगर देखेंगे तो डीपीएसपी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जबकि फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, स्टेट पे ही लिमिटेशन लगाता है। डीपीएसपी जो है वो नॉन इन्फोर्सिएबल है, आपको पता है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। डीपीएसपी डायनेमिक है, फंडामेंटल राइट्स स्टैटिक है। और इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स को आप डिस्कस करेंगे, फिर बेसिक स्ट्रक्चर को, वही सारी बातें घूम फिर के आर्टिकल जो 31C हमने अभी डिस्कस किया था 25th अमेंडमेंट, और हारमोनियस रीडिंग ये मिनर्वा मिल के इसमें कहा गया था। ना अगर सैंक्शन देखेंगे बिहाइंड डायरेक्टिव्स, तो बाबा साहेब ने कहा था कि पॉलिटिकल सैंक्शन है। फिर अपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज भी तो कर सकती है कि आप क्यों नहीं मतलब इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और आर्टिकल 37 में तो खुद वर्ड लिखा है कि दिस शुड बी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। और इन्फोर्सिएबल इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि देखिए हमारे पास रिसोर्स उतना था नहीं, देश में डाइवर्सिटी बहुत थी और बैकवर्डनेस बहुत थी, देश अभी अभी आज़ाद हुआ था। और फिर यूटिलिटी की अगर आप बात करेंगे तो केसी वियर ने कहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स है, BN राव ने कहा कि मोरल प्रीसेप्ट है, MC चागला ने कहा कि अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो हमारा देश स्वर्ग हो जाएगा। तो इन बातों को लिखेंगे। ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन, उन्होंने कहा था कि सोशल रेवोल्यूशन को ये बहुत पॉजिटिव लिखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, ग्रैनविल ऑस्टिन, तो इनको आप डिस्कस कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन है, ये मेंस की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस हुआ वो आर्टिकल 39B में लैंड रिफॉर्म्स, आपको याद होगा। फिर आर्टिकल 40 को 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के तहत, फिर कॉटेज इंडस्ट्री आप डिस्कस करेंगे। फिर कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन कर दिया गया 21A में, हालांकि उसको फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स 1952 में आए, IRDP, NREP, RLEGP, ये सब मेंस में लिखने के लिए, NRHM, तो ये सब, या मैटरनिटी हमने जो बताया आपको 42 में है वो। ना हर्डल्स क्या है, तो भाई पैसा नहीं था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उस समय के हालात ठीक नहीं थे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या की आबादी बढ़ेगी तो भाई इतने लोगों को कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, और सेंटर स्टेट के रिलेशंस में जो खटास है वो है। क्रिटिसिज्म देखेंगे तो क्रिटिसिज्म सबसे पहला तो यही होगा ना कि आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी लेकिन फिर ये इम्प्लीमेंट ही हम नहीं कर सकते, और इलॉजिकल तरीके से अरेंज्ड है, जैसे हमने आपको अभी बताया। और जेनिंग्स कहते हैं कि ये काफ़ी कंजर्वेटिव फिलॉसफी है, 19th सेंचुरी की जो बातें हैं उस पर बेस्ड है। और के संतरम कहते हैं कि देखिए इसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किसके किसके बीच, सेंटर स्टेट के बीच, प्रेसिडेंट PM के बीच और गवर्नर CM के बीच। अगर आप देखेंगे डायरेक्टिव्स की हम बात कर रहे थे, तो क्या कुछ अदर डायरेक्टिव्स हैं जो पार्ट 4 के बाहर है, तो जी हाँ, आर्टिकल 335 में है, 350A में है और 351 में है। 335 में क्या है कि मतलब रिजर्वेशन से रिलेटेड है कि आप रिजर्वेशन देंगे बट जो इफिशियंसी है उसको भी कंटिन्यू रखेंगे, ये मदर टंग से संबंधित है और ये हिंदी के प्रमोशन से संबंधित है। NCRWC का मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। नाउ कम टू द लास्ट चैप्टर दैट वी आर सीइंग टुडे, ये है फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए ये पार्ट 4A में जोड़ा गया, मतलब पार्ट 4 जैसे ही आपका DPSP खत्म होता है उस समय आर्टिकल है 51 और अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट। UDHR की यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 21 में सेम बातें दी गई हैं और इसको कहा गया है कि ये मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट है। वर्मा कमेटी बनी थी इस पे और उसने कहा था कि इंडियन वे ऑफ लाइफ के ये इंटीग्रल है और गांधी का राइट्स और ड्यूटी का कॉन्सेप्ट जोड़ेंगे, जो इन्होंने कहा था कि एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। अगर आप अपनी ड्यूटी को सब लोग फुलफिल करेंगे तो किसी के लिए कोई राइट की जरूरत नहीं है। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी थी। अब 10 शुरू में फंडामेंटल ड्यूटी थी और 11वां बाद में जोड़ा गया। तो उसमें क्या है कि देखिए केवल मैंने कीवर्ड लिखा है, इस कीवर्ड को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो
क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो फिर आप आइडिया लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे अबाइड एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल एंथम एंड फ्लैग। मतलब इनको आप अबाइड भी करेंगे और रिस्पेक्ट भी करेंगे। चेरिश एंड फॉलो, मतलब उन आइडियल्स को आप चेरिश करेंगे और फॉलो करेंगे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया। अपहोल्ड एंड आप प्रोटेक्ट करेंगे किस चीज को? भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को। आप देश को डिफेंड करेंगे अगर आपको बुलाया जाता है तो। और 5वां नंबर पे है हार्मनी एंड ब्रदरहुड, और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि वुमेन का जो डिग्निटी है वो हैम्पर होता हो। 6ठे में कंपोजिट कल्चर को प्रमोट करने से संबंधित है। 7वें में नेचुरल इन्वायरमेंट, केवल की टर्म ध्यान में रखेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रमोट करना है। 8वें में साइंटिफिक टेम्पर बिल्ड करना, ह्यूमनिज्म, इंक्वायरी और रिफॉर्म का एटीट्यूड होना चाहिए। और 9वें में है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाए, वायलेंस को ना प्रमोट करें। और 10वें पे है कि एक्सेलेंस को बढ़ावा देना है, इंडिविजुअल लेवल पे भी और कलेक्टिव लेवल पे भी। और 11वां ये जोड़ा गया 86 अमेंडमेंट के तहत, और 21A में इसको रखा गया फंडामेंटल राइट्स के तहत, और RT 2009 किया गया जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को ये हर गार्जियन की जिम्मेदारी होगी कि वो भेजेंगे। डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल तो नहीं है, लेकिन वेंकटाचलैया कमीशन ने कहा कि आप देखिए, एक तरफ लिखा है फंडामेंटल और एक तरफ लिखा है ड्यूटीज, ये दोनों अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कई बार यूज भी करता है, जैसे आर्टिकल जो 51A का G है, तो इसमें यूपी में जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं तो उसमें क्वेरिंग को रोक दिया गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत। और पूछा जाए कि क्या ये मिनिमम ऑब्लिगेशन है या मैक्सिमम ऑब्लिगेशन है, तो ये मिनिमम है, मतलब हर जो सिटीजन है उसको इतना तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। फीचर्स देखेंगे तो मोरल है, सिविक ड्यूटी है, और केवल सिटीजन्स को प्राप्त है ये, और पार्लियामेंट इन्फोर्स कर सकता है लॉ के थ्रू। क्रिटिसिज्म है कि एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी बहुत सारी बातें हैं जो इसमें दी नहीं हुई हैं, काफ़ी वेग वर्ड्स का यूज किया गया है, जैसे कंपोजिट कल्चर, नोबल आइडियल्स, इसका मतलब नहीं बताया गया है, जस्टिसेबल नहीं है, आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं, और एक अपेंडिक्स के रूप में है, मतलब कि एक अलग से पार्ट क्यों नहीं बनाया आपने, 51A में दे दिया। सिग्निफिकेंस है कि हमें ये रिमाइंड करता रहता है, वार्निंग के रूप में काम करता है, इंस्पिरेशन देता है हमें, और कोर्ट जब किसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिटरमाइन करता है तो इसका भी यूज कर सकता है। वर्मा कमेटी जिसकी बात हम कर रहे थे 1999 में बनी थी, तो इसने बताया कि लीगल प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं जिसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे अगर आप समाज में एनमिटी फैलाते हैं तो क्रिमिनल लॉज उसके लिए है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 जो आर्टिकल 17 के तहत बना था, UAPA 1967, RPA 1951 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे अवेलेबल हैं। NCRWC का रिकमेंडेशन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और अदर कुछ सजेशंस हैं जैसे कि ये भी इंक्लूड होना चाहिए, बट ये नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम जो चैप्टर्स करेंगे वो जुडिशरी से हम शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है, जैसे कि जुडिशरी करेंगे, फेडरलिज्म, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम करेंगे, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स वगैरह को हम लोग इसके बाद करेंगे। कोशिश मैं करूँगा कि क्लब किया जाए बहुत सारे चैप्टर्स को और फिर आप करें। थैंक यू वेरी मच।